नहीं, पांचों नहीं बताया था ना। चलिए एक्सरसाइज नंबर 5.3 है ना। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो सबसे पहले हमें दिया है एक, सब यहाँ ध्यान देंगे, कुछ भी मुझे अला बला नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ए इक्वल्स टू 5 दिया, द लास्ट टर्म इज 45, यानी लास्ट टर्म को चाहे आप ए एन लिख लीजिए चाहे एल लिख लीजिए, एक ही बात है, मैं एल लिख दे रही हूँ, एल मीन्स लास्ट टर्म। ये कितना दिया 45, यानी हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, ठीक है। एंड सम भी पता है, एस भी पता है, सम 400 है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, एन और कॉमन डिफरेंस। तो पहले एन निकालेंगे और फिर हमें डी भी निकालना है। डी के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा और एन के लिए वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो मैंने ए प्लस एल वाला बताया था। तो एस का जो दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, बोलिए मेरे साथ, एस इक्वल्स टू अब इसमें अगर हम देखेंगे कंपेयर करके तो हमको ए पता है, एल पता है, एस पता है, तो यहाँ से एन आ जाएगा। तो एस की जगह पर लिख देते 400 इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो ये क्या हो गया 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 40, ये हो गया 25, वो इधर चला जाएगा, कौन कह रहा 1000, वेरी गुड, वेरी अकलमंद। कितना आएगा ये 60 नहीं आएगा, पता नहीं मैंने सही लिखा है। 25 बन गया 25, 15 बचा, 25 6 150, शायद 60 नहीं आएगा। अब एन आ गया, अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डी निकालने के लिए, डी एन का भी लगा सकते हैं, एस एन का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 400 इक्वल्स टू ए प्लस एन, अभी हमने निकाला 16, तो ये 15 हो जाएगा डी। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 395 हो जाएगा, 15 इसके नीचे आ जाएगा डी। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, सही कहा मैंने, कितना आया 26, जितना भी आएगा डिवाइड कर लेना, ठीक है। डिवाइड करके क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, समझ आ गया। आसान है इसके क्वेश्चन। अगला देखो 6th क्वेश्चन, देखो पल्ले पढ़ना चाहिए आपके सबके, मैं क्या बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सर के ऊपर से निकल गया एरोप्लेन की तरह, पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अगला है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ, इसमें भी वही दिया है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 17 और ए एन 350, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है। इफ द कॉमन, इसमें कॉमन डिफरेंस दिया है तो ए निकालना होगा। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मेरी डी की वैल्यू कितनी है 9 है, तो क्या निकालो कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी एन भी निकालना है हमको और एस भी निकालना है। तो पहले हमें टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। टीएन का करना पड़ेगा ना, क्योंकि सम भी नहीं दिया एन भी नहीं दिया। तो टीएन इक्वल्स टू हो जाएगा, या जिसको एन इक्वल्स टू भी कहते हो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या हो जाएगा, एन कितना दिया है 350, 70, एन तो निकालना ही है, डी 9, ठीक है। मैंने बताया था इसको इधर ले जाके पहले माइनस करेंगे, फिर अगली लाइन में 9, ये 9 को नीचे ले आएंगे। बात समझ में, मैं 2 लाइन एक ही में कर दे रही हूँ, गज बजाना मत, ठीक है। तो ये कितना आएगा माइनस करके है 333 पक्का, कितनी बार कट गए, 6 बचेगा ना, n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 37 प्लस 1 इक्वल्स टू 38। अब n निकाल के तो आप क्या निकालना है एस एन का, आप कोई भी आपकी मर्जी, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 38/2, ए कितना था 70 प्लस एल था 350, ये हो जाएगा 90 और मल्टीप्लाइड में ये कितना हुआ 350, 360, 367, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस। आ गया, नो तो तुमने आज तक कभी कहा ही नहीं, रिकॉर्ड है आज तक कभी तुमने कहा नो मैम नहीं आया। अगला देखो 7th क्वेश्चन,
फाइंड द सम ऑफ द 12 टर्म्स, सॉरी 22 टर्म्स, यानी जो 22 टर्म्स का सम निकालो कह रहा है वो n है। n कितना है 22, ठीक है। टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल्स टू 7, d कितना है 7 है, और एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म यानी A27 की वैल्यू दी है इसने कितना 149, 149। A27 का मतलब है A प्लस 21, सॉरी A22 का मतलब है ये, ठीक है। D इसने दिया ही है 7, यहाँ से A मिल जाएगा हमको 149 माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना हो गया 2, A कितना हो गया 2। जब A निकल गया तो इसने क्या कहा कि 22 टर्म्स का सम निकालो। क्या निकालो सम, 22 टर्म्स का सम निकालो। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n upon 2 a plus n minus 1 n by 2, n कितना है 22, 22 by 2 करूंगी तो कितना है 11, 2 into a करूंगी तो 4 आ जाएगा, और n minus 1, n कितना है 22, तो 21 हो जाएगा। d कितना है 7, शॉर्टकट में कर दिया मैंने, बोर्ड छोटा है इसलिए। कितना हो गया 11 into 151, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो s आ जाएगा। क्लियर? yes ma'am। घर में हो रहा है नहीं हो रहा है? कितने बच्चे कह रहे हैं हाँ हम रोज का रोज पढ़ रहे हैं? जरा हैंड रेज करो ईमानदारी के साथ, ईमानदारी वाले हाथ खड़ा करो, एक ऊंचा खड़ा कर ले अगर पढ़ रही है तो बस। तो यही लाएगी फिर नंबर बोर्ड में। तुम्हें तो बांटने के लिए बैठा नहीं है CBSE। और बाकी क्या करते हो घर में? बाकियों को पता है क्या लग रहा होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ इतने सालों का, 20-22 साल का। बाकियों को अभी पता है क्या लग रहा होगा, अभी ये अप्रैल का महीना है, उनको लग रहा होगा अभी 10 महीने बहुत ज़्यादा है। फिर उनको अगले महीने लगेगा अभी तो 9 महीने, फिर लगेगा अभी तो 8 महीने, अभी तो 7 महीने, ऐसे करते करते एग्ज़ाम आ जाएगी। फिर उनको लगेगा अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इंतज़ार नहीं करना है कि 11 महीने हैं 10 महीने हैं। वक्त पर जब हम चीज़ करते हैं तब उसका फ़ायदा होता है, और जब हम वक्त निकल जाने के बाद करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल ये दे रही हूँ कि अगर कोई बच्चा लास्ट के 2 महीने में जागता भी है ना, या लास्ट के 1 महीने में कि मैं लास्ट में 1 महीने में मेहनत कर लूँगा, तो वो बच्चा जिसने साल भर पढ़ा है और वो बच्चा जो सिर्फ उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे पढ़ा है या 10 दिन पहले या 15 दिन, उसके मार्क्स में इतना डिफरेंस हो। ऐसा नहीं है कि एक जो उसी महीने पढ़ रहा है और एक जिसने पूरे साल मेहनत की है, दोनों के एक जैसे नंबर आ जाए, या दोनों में 2-4 नंबर का फर्क। ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ उसी टाइम पे पढ़ के बेटा सिर्फ पास हो सकते हैं। हाँ, अगर उस टाइम पे हम जी तोड़ मेहनत कर देंगे तो ये होगा कि हम फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे। और अगर उस टाइम पे भी मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसी टाइम पे मेहनत करके तुम जो है टॉपर्स में आ जाओ, या 90s में मार्क्स खींच लो, या 80s में परसेंटेज खींच लो। ऐसा नहीं होता है, ये कभी नहीं हुआ है आज तक, ना होगा। साल भर हमें पढ़ना पड़ता है, और जब हम साल भर थोड़ा 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 पढ़ते हैं ना, तो लास्ट टाइम पे हमारे सर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने शुरू से पढ़ा है और हमारी तैयारी, हमें कोई प्रेशर नहीं लगता। वो एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे हम होम एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम साल भर पढ़ते हैं। और अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे पीछे से भी हैं, चाहे 9th का देख लो, चाहे 10th का देख लो। 9th में भी 13-14 बच्चे बैठे हैं वापस वहाँ, उनको साल भर कहते रहो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है अरे अब तो हमें 8 तक ऐसे ही पास हो गए, खाली कहती है मैं। फिर उनको 10th में भी ऐसे लगता है अरे बोर्ड में तो हो जाएंगे पास, क्योंकि कोरोना में 3-4 साल बच्चे हो गए ऐसे ही पास। उस समय बोर्ड का इंस्ट्रक्शन भी था कि उस समय यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी ऐसे ही पास कर दिया गया, जो कॉलेज के बच्चे थे उनको भी कर दिया, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन था। तो वो बच्चे क्या करते हैं, पुराने बच्चों, नए वाले बच्चों को फीडबैक देते हैं, अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था, मैं फिर भी पास हो गया। उस समय की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में फ़र्क है। अब कोरोना नहीं है, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब आजकल में शायद बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला है, पता नहीं कैसा रहे। ऐसी कुछ न्यूज़ तो मैं देख रही थी, पता नहीं सही है, न्यूज़ भी आती ही रहती है उल्टी सीधी भी वैसे। ठीक है, आगे चलिए। बीच बीच में आपको ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज योर स्टडीज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालो कह रहा है, तो ये आपको n बता रहा है कि n 51 है। ठीक है, ऑफ एन AP whose second term and third term are 14 and 18, यानी सेकेंड टर्म दिया है आपको 14, थर्ड टर्म 18 दिया है आपको 18। सेकेंड टर्म का मतलब होता है A plus B,
और थर्ड टर्म का मतलब होता है A plus 2B। इन दोनों इक्वेशंस को, ये कितना है 18, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a और d निकल जाएगा, माइनस करेंगे, ये माइनस हुआ, माइनस d इक्वल्स टू -4, तो d इक्वल्स टू 4, d आ गया, d की वैल्यू यहाँ रखो, 4 यहाँ रखो तो ये उधर जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10, d 4 8 है। अब क्या पूछ रहा है, सम, क्या पूछ रहा है सम, कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का, तो 51/2, 2 into a यानी 10, 2a plus n minus 1, n 51 है तो n minus 1 50 हो जाएगा, into d, d कितना है 4, तो 4 5 जा 20, 200 हो जाएगा ये, तो 210 हो जाएगा, 51 अपॉन 2 into 200, ये काट के क्या हो जाएगा 100 ही तो हो जाएगा, सॉरी 210, 105 हो जाएगा, हाफ 2 से डिवाइड होगा 105 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन का तरीका वही है, कंसेप्ट समझने की बात है। 9th क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, ये अलग क्वेश्चन थोड़ा, ये कह रहा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया, तो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम को S7 लिख देते हैं, तो ये क्या होगा 7/2, इसका ये भी मतलब है कि 7 ही n है, 7 टर्म्स का सम है ना, 2a प्लस n माइनस 1 की जगह क्या आएगा 7 माइनस 1 यानी 6, डायरेक्ट लिख तो समझ जाएंगे, 6 इंटू d, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अब ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन बनी, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है बोल रहा है 49 ही बोला ना, 49 है इक्वल टू 49। इस इक्वेशन में से इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकालेंगे तो इस 2 से कट जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस 3b इक्वल्स टू 49। ये 7 उधर ले जाके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 3b इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 1। और अगले 17 टर्म्स का सम कितना है कह रहा है 289 नहीं, S17 है 289, S17 का मतलब हो गया 17/2, 2a, सेम एपी है, एक ही एपी की बात हो रही तो a और d को वही रखेंगे, 17 माइनस करेंगे तो -1 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 289। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, वो 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये बचेगा 17 a प्लस 8b इक्वल्स टू 289। अगली बार में इस 17 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 17 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ 17 से डिवाइड होकर 17 ही बचेगा, बात समझ रहे, जैसे यहाँ 7 से डिवाइड होकर 7 बचेगा, 7 7 में 49, ऐसे ये बचेगा a प्लस 8b इक्वल्स टू 70। दीज आर टू इक्वेशन, मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, आपने a और d की वैल्यू निकाल दी, फॉर एग्जाम्पल 2 इक्वेशन को सॉल्व कर चलो निकाल ही लेते a प्लस 8b 70 माइनस करा, माइनस 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 ये कट गया, -5d इक्वल्स टू 10 -10 d इक्वल्स टू 2, d निकल गया, d 2 है तो 3 2 जा 6 उधर जाके -1 7 तो 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जब d और a पता चल गए तो अब ये कह रहा है कि n टर्म्स का सम निकालो, वो n नहीं आएगा, उसमें n बताया नहीं है क्या है, n टर्म्स का सम निकालो, यानी ऐसा निकालना है आपको, क्या निकालना है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बस इसमें a और d की वैल्यू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा n/2, a 1 है, n माइनस 1 की जगह यही आएगा, d क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा n/2 1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा n/2, क्या होगा ये, इसमें से माइनस हो जाएगा 2n माइनस 1, यही आएगा, यही आंसर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिया होगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, ये इतना भी छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाइए 10वें क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अक्षर जोशी सीधे बैठो और जो उसके बगल में बैठा है वो गाल पे हाथ लगा के मत बैठो,
पीछे स्ट्रेट, अगर ज़्यादा तुम्हारी कमर में दिक्कत है तो जो पीछे बैक वो चेयर की वो है ना बैक, उस पर जरा आराम लो, लेकिन बैठो सीधे। क्या स्पोर्ट्स खेलोगे तुम, कमर तुम्हारी झुकी रहती है। सीधे बैठो, ऐसे ही हो जाओगे, नहीं तो अभी से उम्र कितनी है, अभी 14-15 साल से झुक के बैठते हो, ऐसी हो जाएगी कुकड़ी कमर। अगला देखो 10th क्वेश्चन, शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि AP निकालो, A1 A2 A3 मतलब AP के टर्म्स निकालो और ये शो भी करो कि ये AP को फॉर्म करते हैं। अगर AN ये है तो कौन है ये? अक्षर तो नींद में ही रहता है। अगर AN ये है तो इसको कल से यहाँ बैठना, तू यहाँ बैठना कह दिया ना। अगर AN ये है तो मेरे पीरियड में अगर AN ये है तो आपसे कह रहा है A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो और ये प्रूव करो कि ये एक AP बनाते हैं। A1 का मतलब है कि N की जगह 1 लगा देंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग N इक्वल्स टू 1, पुटिंग N इक्वल्स टू 1। तो जब N की जगह मैं 1 लगाऊंगी तो इसको A1 कहूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1 यानी 7। कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं निकालूंगी A2, N की जगह 2 लगा दूंगी, तो 4 × 2 = 8, 8 और 3 11, ये 11 आ जाएगा। फिर मैं A3 निकालूंगी, इसकी जगह 4 × 3 = 12 और ये 15। बस इतना ही निकाल लो, काफी है। उसके बाद B1 निकालो A2 में से A1 करके, कितना हो जाएगा 11 फिर D2 निकालो A3 में से A2 माइनस करके, कितना हो जाएगा, दोनों सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? Yes, इसका ma'am. मतलब ये AP फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? AP और AP होगी क्या 7, 11, 15। अब तो हम खुद ही लिख लेंगे। जब ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो सारे टर्म हम खुद लिख सकते हैं आगे के। इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, आप कर लेंगे ना? सेम ही है। आगे और भी कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म। भाई A तुम्हें पता चल गया, पहला टर्म कितना था 7, D तुम्हें पता चल गया 4, N तुम्हें पता चल रहा है कि 15 है, तो ऐसा निकाल ही लोगे। 15 टर्म्स का सम निकालना है दोनों के लिए। 11th क्वेश्चन देखो, ये सबके पिताजी है 11th क्वेश्चन। इसको मोस्ट जितने लगा सकते हो तो इम्पोर्टेंट लिखो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो 5 मिनट है, इसको बता दो। अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करने की जरूरत है, इसको समझना है पहले ये क्या रहा है। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज दिस, यानी जो वैल्यू दी है ये SN की वैल्यू है। एन टर्म्स का सम ऐसे, ठीक है, N की फॉर्म, एन टर्म्स का सम N की फॉर्म में ऐसे है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, उसके बाद फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। ध्यान से सुनिए, इसने पहले पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी A1 निकालना है। फिर इसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी A1 + A2 निकालना है। फिर इसने पूछा व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो भैया जब हमें A1 भी पता चल जाएगा और A1 और A2 का सम भी पता चल जाएगा तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो A2 निकल ही जाएगा, ठीक है। फिर इसने कहा व्हाट इज द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 3 टर्म के सम में से फर्स्ट 2 टर्म का सम माइनस कर देंगे, माने A1 + A2 + A3 का जो सम होगा उसमें से A1 + A2 का सम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा A3। फिर 10th टर्म निकालना ऐसे करना, ठीक है। देखो, और वैसे भी जब तुम 2 टर्म निकाल लोगे तो तुम्हें D भी पता चल जाएगा, तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? अब पहला काम यह है कि फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा। भैया अगर मैं इसमें N की जगह 1 रख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 - 1 यानी 3। इसका मतलब ये पहले टर्म का सम है। क्या पहले टर्म का अकेले से कोई सम होगा? भाई मेरा अपने आप के साथ क्या सम है, यानी मैं एक ही हूँ खुद ही, यानी पहले टर्म का सम का मतलब ही पहला टर्म है। बात समझ रहे हो? तो जो S1 आया वही A1 है, अकेले का क्या सम होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसी की वैल्यू क्या है 3। फिर मैंने निकाला S2,
S2 का मतलब है पहले और दूसरे टर्म का सम आएगा, पहले दो टर्म का। तो S2 में यहाँ 2 लगा दीजिए, 4 2 जा 8 और 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये क्या बचेगा 4। तो ये पहला टर्म है और ये पहले और दूसरे टर्म का जोड़ है, सम है। तो मुझे दूसरा चाहिए अगर, तो मैं क्या करूंगी, A1 और A2 का जो सम था उसमें से A1 माइनस कर दूंगी। तो ये था 4 माइनस 3 यानी दूसरा टर्म क्या है 1। पहला टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म क्या है 1। तो D कितना हुआ कितना हुआ -2। तो जब D -2 हो गया तो मुझे इसकी जरूरत ही क्या बची है, मैं तीसरा टर्म निकालना है A3 निकालना है, वो होता है A + 2D। A मुझे पता ही है पहला टर्म और D मुझे पता ही है -2। तो पहला टर्म पता है -2 पता है, रखो बना। तो फिर 10वां टर्म क्या है, वो हो जाएगा A + 9D। A मुझे पता ही है, D मुझे पता ही है, क्या दिक्कत है, ठीक है हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो एक और देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स माने गिनती, पॉजिटिव नंबर्स की गिनती, काउंटिंग। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स का 40 पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि डिविजिबल बाय 6। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है वो खुद 6 ही होता है। गिनती में जो पहला नंबर 6 से डिवाइड होता है 6 होता है। दूसरा 12 होता है, तीसरा 18 होता है। क्या दिक्कत है, A 6 हो गया, D भी 6 हो गया जी, और N इसने 40 दे ही रखा है, दे रखा है ना। तो ऐसा निकालने में S40 निकालने में हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, N/2 यानी 40/2, 2 × 8 यानी 2 × 6, N-1 N-1 का मतलब कितना हो जाएगा 40 - 1 यानी 39। D भी 6 ही है, कर लो, सब कुछ है तो सही, इसमें हो जाएगा कैलकुलेट। Yes, yes. ठीक है। उसके बाद है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का पहला मल्टीपल 8। देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज कितनी चेंज कर दी उसने। 8 का पहला मल्टीपल 8, 8 का दूसरा मल्टीपल 16, यानी A भी 8 और D भी 8। ठीक है। और N कितना है 15, N कितना है 50, हो जाएगा। Yes, ma'am. अगला देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। अब 0 और 50 के बीच में नंबर कितने होते हैं, 50 ही होते हैं। 50 नंबर होते नहीं होते हैं या कम होते हैं, बीच में कह रहा है, जिसमें 50 को भी काउंट नहीं करना है, 49। ठीक है। लेकिन 49 में से उधर पहला नंबर 1 होगा, ऑड की बात कर रहा है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम पहले क्या करोगे, अगर कंफ्यूजन होगा तो पहले लिख लेना, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 25 ऑड नंबर्स आएंगे, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। जब गिनोगे 49 तक कितने आएंगे 25, कितने आएंगे 25। एक बार काउंट भी कर लेना, लिख के भी देख लेना। यानी n आपका कितना हो जाएगा 25, n कितना हो जाएगा 25, और पहला ऑड नंबर यानी a कितना हो जाएगा 1, और लास्ट ऑड नंबर यानी कि n कितना हो जाएगा 49, और n कितना हो जाएगा 25। मेरे हिसाब से गिन लेना, 24 या 25 आएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, n/2 a प्लस a पता है, l पता है, n पता है, हो जाएगा। ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन है 12, 13 और 14, ये अपने आप में अलग टाइप के क्वेश्चन है और पूछने के लिए एग्जामिनर के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इनको भी इम्पोर्टेंट है। देखो वैसे तुम देख रहे होगे ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो अलग ही अलग टाइप के हैं। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक जो है दूसरे से मिलता है। जैसे ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। बट आपको ये समझ में तब आएगा कि ये एक दूसरे से मिलते हैं जब आपको इसका बेसिक पता होगा, क्योंकि लैंग्वेज तो तीनों की अलग अलग है। तो जिसको समझ नहीं आएगा वो तीनों क्वेश्चन को अलग अलग टाइप का समझेगा, पर ये तीनों है एक ही टाइप के, और तीनों की लैंग्वेज अलग। तीनों की लैंग्वेज क्या है, अलग। अगले पीरियड में आपका ये चैप्टर निपट जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ रही हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day। जैसे कोई हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना कोई चीज़ बनाने का, तो हम भाई देते हैं किसी भी चीज़, यहाँ भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाइट वॉश के लिए दिया है
तो प्रिंसिपल सर बोलेंगे कि भाई जिसको भी ठेका देंगे कि तुम्हें 10 दिन के अंदर ये करना है, ठीक है। ये ठेकेदार भी बताएगा कि मैं इतने दिन में काम कर दूंगा। तो वो कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें ये भी शर्त रखी गई है कि अगर डिले होता है, मतलब देर होती है, अगर मान लिया आपने 10 दिन में काम हो जाएगा बताया और 10 से अगर ज़्यादा दिन लगते हैं तो वो कह रहा है कि आपको पेनल्टी पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन कितनी पेनल्टी पड़ेगी? 200। दूसरे दिन 250, ठीक है, और तीसरे दिन 300, ठीक है, 300 फॉर द थर्ड डे। द पेनल्टी फॉर ईच succeeding day being 50 more than preceding day. How much money to contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो था, क्वेश्चन नंबर है 16 और एक्सरसाइज नंबर 15 और एक्सरसाइज नंबर है 5.3। किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस पर शर्त रखी कि अगर एक दिन लेट करोगे 200 रुपये पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब तुम्हारे उससे काट लेंगे। 2 दिन में 250, तीसरे दिन में 300, चौथे दिन में 350। अगर उसने 30 दिन काम लेट कर दिया तो उसको कितने रुपए पेनल्टी के तौर पे देने पड़ेंगे? आप इसमें देख ही रहे कि एपी बन रही है, ठीक है। पहला होगा 200, 250, 300, ये तो हमारी एपी हो गई। अब इसमें ये कह रहा है कि 30 दिन तक उसने काम लेट किया तो n इक्वल्स टू हो गया 30। ए हमको दिख ही रहा है 200 है, बी हमको दिख ही रहा है 250 माइनस 200 यानी कि 50 है। तो हमें ए पता है, डी पता है, एन पता है, टोटल अमाउंट, टोटल की जहाँ बात आती है दैट इज सम। हमें एस एन निकालना है। एस एन के मतलब एन का भी हमें वैल्यू पता है, एस 30 निकालना है। 30 दिन में कितना सम बनेगा? फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 × d। सारी चीजें हमें पता है, रखेंगे कैलकुलेटर, हो जाएगा। Yes, ma'am. अगला देखो, अगला क्वेश्चन है a sum of 700 rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the student। 700 रुपये इनाम की राशि है। कैश प्राइस कितना है? 700 रुपये। वो 7 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है? 7 स्टूडेंट में बांटना है, ठीक है। फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो हमें बताना पड़ेगा कि हर प्राइस हम कितने रुपए का देंगे। ये कह रहा है कि देखो जब 7 स्टूडेंट को एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से हम बांटेंगे प्राइस मनी, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होती है? कोई फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, ऐसे 7 बच्चों को देना है। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट आएगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, और शर्त ये रखी है कि अगले बच्चे को, जो सेकंड पोजीशन पे आया उसको उससे 20 रुपये कम, जो थर्ड पे आया उसको उससे 20 रुपये कम, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो ये कह रहा है कि आपको ये बताने फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। कैसे करेंगे? इसमें हमको क्या पता है? हर प्राइस कितने रुपए का होगा ये बताना। क्या पता है हमें? एक तो सम पता है, एसएन पता है 700 पता है ना एसएन, और क्या पता है? डी पता है 20 -20 हो जाएगा। जैसे अगर पहले बच्चे को मैं x रुपए दूं तो दूसरे बच्चे को मैं कितने दूंगी? x - 20, और तीसरे बच्चे को मैं कितने रुपए दूंगी? x - 40, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि x - 20 x - 40 कितना है, कैसे कैलकुलेट होगा? d कितना हो गया? d निकाल के आपने देख लिया, x - 20 में से आप x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -20, घट रहा है तो -20 हो जाएगा। सम 700 हो जाएगा, और आप प्राइजेस कितने हैं? 7, तो n कितना हो गया? 7, n कितना हो गया? 7। आप कैसे लगाएंगे? Sn इक्वल्स टू, तो Sn की वैल्यू तो पता ही है 700 इज इक्वल्स टू n/2 यानी 7/2 2a यानी 2x प्लस n-1 यानी 7 - 1 यानी 6, और d की वैल्यू है -20, ठीक है। क्या ये एक इक्वेशन आपको दिख रही है जो एक लीनियर इक्वेशन है x में? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन x, और इसमें एक ही अननोन वैल्यू है दैट इज x। क्या इसको कैलकुलेट करके x नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भाई इसको इधर ले जाओगे, जो भी करोगे इससे x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो वो पहला प्राइस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा?
पहला प्राइस मान लिया x आ गया आपका 200 फॉर एग्जाम्पल, तो ये पहला प्राइस हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, इससे 20 रुपए कम। तीसरा क्या हो जाएगा, इससे 20 रुपए कम। तो कहानी सिर्फ कितनी है कि आप x निकाल दें, उसमें से 20 माइनस करके बता देना कि 7 प्राइसेस कितने कितने रुपए के बांटे। हो जाएगा? Yes, ma'am. लिखेंगे क्या, लेट द फर्स्ट प्राइज इक्वल्स टू x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकंड प्राइज इज x minus 20, थर्ड प्राइज इज x minus 40, therefore d equals to x minus 20 minus x is equals to minus 20, n equals to 7, sn equals to 700। फॉर्मूले में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें से 20 माइनस करके 7 प्राइस कितने कितने रुपए के बनेंगे बता दें। क्लियर है? Yes, ma'am. अगला है क्वेश्चन नंबर 17। A spiral is made up of successive semicircles. 17. अच्छा, in a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they study. ठीक हो गया? For example, section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and section of ऐसे करके 12 तक. There are 3 sections of each class. How many trees will they plant by the student? एक स्कूल में प्लांटेशन की बात हो रही है। कंडीशन ये रखी गई कि जो जिस क्लास, जैसे क्लास 1 है तो वो 1 ट्री लगाएगी, क्लास 2 है तो वो 2 ट्री लगाएगी, हर सेक्शन। अब इनके स्कूल में हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। बात समझ में आ रही है? 3-3 सेक्शन है, तो क्लास 1 के जो ट्री लगेंगे, भाई क्लास 1 1 ट्री लगाएगी तो कितने सेक्शन है? 3, तो कितने ट्री लग जाएंगे क्लास 1 के? 3। क्लास 2 कितने ट्री लगाएगी? 2, लेकिन सेक्शन कितने हैं? 3, तो कितने ट्री लग जाएंगे? 6। क्लास 3 9, क्लास 4 12। क्या बन रही है ये? एपी बन रही है। इसमें ए कितना है? 3। इसमें डी भी कितना है? 3। पता चल गया। अब कहाँ तक की क्लासेस है? 12। तो एन कितना हो जाएगा? 12। ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया। क्या एस एन नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। हमें यही बताना है कि सारा स्कूल मिलके कितने प्लांट लगा देगा, सम टोटल। और जहाँ टोटल की बात आएगी वहाँ क्या निकालना है? एस एन। क्या निकालना है? एस एन। ठीक है। और इसे करेंगे कैसे? आप लिखेंगे कि ईच क्लास हैज 3 सेक्शन, ईच क्लास ऑफ द स्कूल अप टू क्लास 12 हैज 3 सेक्शन, देयरफॉर प्लांटेड trees planted by class 1 equals to 3, trees planted by class 2 equals to 2 into 3। एक्सप्लेन करके लिखना ताकि दूसरी बार जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको पता रहे क्वेश्चन मैंने कैसे किया था। अभी आपको इसलिए समझ आ गया क्योंकि मैं समझा रही हूँ, लेकिन जब एग्जाम टाइम पे आप अपनी ही कॉपी देखेंगे और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे 3, 6, 9, 12 तो आपको समझ नहीं आएगा आया कैसे था। तो इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि trees planted by the class 1 equals to 3 into 1 equals to 3, trees planted by the class 2 equals to 3 into 2 equals to 6, trees planted by the class 3 equals to 3 into 3 equals to 9। इस तरीके से फिर आप एपी बनाएंगे नीचे 3, 6, 9, 12। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 12 क्लासेस है। 3 सेक्शन। देखो हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको 2 तरीके से कर देते। हम पहले क्लास में 1 ट्री लगाया, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4, ऐसे भी कर सकते थे। ये भी एक एपी बने और बाहर से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की एपी को, ऐसे भी हो जाता। या हमने पहले ही 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, वो एपी बना दिया तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके हैं। तो फिर एपी बनाना और ऐसे निकालना। उसके बाद आ जाइए, समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। आधे आधे सर्कल का एक स्पाइरल आगे बना हुआ भी देखना। विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2.2, 2.5 ऐसे। What is the total length of the such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? पीछे देख लो। ऐसे करके स्पाइरल बनाया, ठीक है। तो एक बार सेंटर यहाँ आएगा ए पे, तो एक बार बी पे, फिर एक बार ए पे, तो एक बार बी पे। समझ रहे होगे? आपको फिगर के हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेमी सर्कल बन रहे हैं
एक का सेंटर ए बनेगा तो फिर बाहर वाले का बी, फिर तीसरे वाले का ए, फिर चौथे वाले का बी, क्योंकि सेंटर के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये जो सेंटर है, इनकी जो रेडियाई है वो है जी। कौन बोल रहा है? तो इसमें आपको ये बताना है कि टोटल जो, जैसे एक हम तार का स्पाइरल बना लें या रस्सी को ऐसे मोड़ मोड़ के रखें, आप एनालाइज करो सिचुएशन को, तो वो कितनी लंबी रस्सी यूज होगी आपको ये बताना, ठीक है। कितनी लंबी रस्सी यूज होगी आपको ये बताना। अब जो सेमी सर्कल बन रहे हैं, क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। एक ये बना पहले, ऐसे समझ लो, फिर एक ये बना, ऐसे समझ लो, फिर एक ये बना, यहाँ तक समझ लो, फिर एक ये बना, ऐसे समझ लो। ये क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में कितनी रस्सी यूज हो रही होगी? इसके हाफ सर्कमफ्रेंस के बराबर। भाई सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? पाई आर। कितना होगा? पाई आर। अब पहले वाला जो हाफ सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितना है? 0.5। तो पहले वाले का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा पाई इंटू 0.5। इसमें कोई दिक्कत है? पाई आर होता है ना, पाई इंटू आर। दूसरा वाला जो सेमी सर्कल है उसका होगा पाई इंटू 1। तीसरे वाले का होगा पाई इंटू 1.5। चौथे का होगा पाई इंटू 2, फिर पाई इंटू 2.5, पाई इंटू 3, यही होगा। इनको हमें बताना है टोटल रस्सी कितनी यूज हुई, दैट इज एसएस। और ये सारे हैं एपी बना रहे, भाई सब में 0.5 का डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे? 0.5 पाई प्लस 1 पाई, या इसको पाई कह सकते हैं, प्लस 1.5 पाई प्लस 2 पाई प्लस ये एपी है। इसमें से पाई तो बाहर ही ले लो, सभी में है। अंदर बनेगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2, ऐसे। ये एक एपी है। एपी का पहला टर्म 0.5, डी भी 0.5, आधे का ही डिफरेंस है। तो यानी कि ए भी क्या है? 0.5, बी भी क्या है? 0.5। कितने सा स्पाइरल बनाए? 13। एन क्या है? 30। एन क्या है? 30। तो एसएन निकल जाएगा, लेकिन एसएन ये अंदर वाले ब्रैकेट से निकलेगा, इसी से काम नहीं चलेगा। बाहर जो अंदर पूरा सॉल्व करके वैल्यू आएगी उसको 22.7 से लास्ट में मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि बाहर पाई भी है। बात समझ में आ गई? अंदर एपी बन रही है, ए क्या है? 0.5, डी भी क्या है? 0.5, क्योंकि एक में से आधा गया तो आधा ही बचा, 2.5 में से 2 गया तो भी आधा ही बचा, ठीक है। तो ए भी 0.5 और डी भी 0.5। कितने सेमी सर्कल बनाए? 30। तो एन हो गया 30। टोटल कितना लंबी रस्सी इसको बनाने में यूज हुई? दैट इज एसएन, ठीक है। एन की जगह 30 लगा देंगे तो सब चीजें पता है, एसएन निकल आएगा। उसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, बाहर से पाई पाई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे नीचे तक, और लास्ट में जब ये पूरा सॉल्व होकर एक नंबर आ जाएगा तो उसको 22/7 या जितना भी इसका दिया 3.14 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. इसने हिंट भी दिया हुआ इसमें, देख लेंगे। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एनालाइज करके ही आएंगे। सिचुएशन को सोचना है कि ऐसा हो रहा है, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन। अगर खाली रट्टा मारोगे तो ये क्वेश्चन अभी तुम्हें लग रहा है कि आ गए, एग्जाम में नहीं आएंगे। इसलिए सिचुएशन को एनालाइज करो, उसको सोचो कि हाँ ऐसा है। जैसे उसमें नहीं करते, अभी हाइट एंड डिस्टेंस में तुम्हें पढ़ाया नहीं, उसमें करते जैसे। अगला देखो, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 आपके पास लकड़ी के लॉग्स हैं, लट्ठे, उनको आपने ऐसे लगाना है जैसे आपने फल वाले को लगाते हुए देखा, पिरामिड बनाता है ना, नीचे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे पिरामिड बनता है। और टोटल लॉग्स कितने हैं वो इसने दे रखा है, ऐसा नहीं इसने दे रखा है कि 200 ही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, कहाँ गया? हाँ, फॉर दिस मैटर 20 लॉग्स इन द बॉटम। सबसे नीचे कितने लगाने? 20। उसके बाद 90, उसके बाद 80। इसमें ए कितना है? 20। डी कितना है? -1। एसएन कितना है? 200। एन पूछ रहा होगा कि कितनी लाइंस लगेंगी, वो पूछ रहा होगा ढेर में कितनी लाइंस बनेंगी, दैट इज एन, दैट इज एन। हो जाएगा? कोई डाउट, कोई परेशानी? जिसको परेशानी हो अभी बोल दो, बाद में मुझे समझ में आया नहीं कहना, नहीं आया, सॉरी। अब अगला देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पोटैटो रेस हो रही है, जिसमें यहाँ पर एक बकेट रखी है और बकेट के पीछे ऐसे जैसे दिखाया है पिक्चर में, लाइन से पोटैटो रखे हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या रखे हैं? पोटैटो रखे हैं।
अब आपको करना क्या, पहला पोटैटो बकेट से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर, दूसरा कितनी दूरी पे है, 3 मीटर, फिर तीसरा 3, मतलब पहला 5 बकेट से 5 मीटर की दूरी पे है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथे के लिए 3-3 मीटर के गैप पे रखे हुए। अब क्या कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. तो n कितना हो गया, 10. A competitor starts from the bucket. कहाँ से start किया उसने, bucket से. Picks up the nearest potato, runs back with its drop. It is in the bucket, runs back to pick up the next potato. ऐसा करती हो. तो देखो इसमें क्या होगा, पहला पोटैटो कहाँ रखा है, मेरे से 5 मीटर की दूरी पर रखा है, यहाँ पर बकेट है और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे पोटैटो है पहला, तो वो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, बकेट से कर रही है ना, तो उसको कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पर बकेट है, उसने चला ऐसे, पहला पोटैटो उठाया, 5 मीटर चल लिया, फिर 5 मीटर चला और बकेट में डाला, तो यानी पहले पोटैटो के लिए उसने 10 मीटर चलना, दूसरे के लिए वो 5 और 3 8 जाएगी, फिर 8 वापस आएगी, 16 हो गया, तीसरे के लिए 5 3 कितना जाएगी, 11 ही जाएगी ना, 11 वापस भी आएगी, 22। तो ऐसे सबके लिए डबल जर्नी करेगी। तो चाहे तो इसने नीचे जो हिंट आपको दिया उसने 2 से मल्टीप्लाई करके बताया है, आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करें, डायरेक्ट निकाल लीजिए। पहले के लिए कितना चली, 10, दूसरे के लिए कितना चली, 15, तीसरे के लिए 22, कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ए कितना हो गया, 10, डी कितना हो गया, 6, एन कितना हो गया, 10, पोटैटोज कितने हैं, 10, तो 10 बार करेगी ना ऐसा, कितनी बार करेगी, 10 बार, तो एन हो गया 10। ऐसे निकालना कि वो टोटल उसने कितना चला, टोटल कितना आई कितना गई, इतना 10 पोटैटो उठाने में उसको कितने मीटर चलना पड़ गया, ये निकालना। कोई डाउट है, हो जाएगा, मेरी बात समझ आ गई आपको। ए कितना हो गया, 10, ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया डी कितना हो गया, 6, कितनी बार गई, 10 बार, ये हो गया एन, ऐसे निकालना, ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने का, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पहले के लिए 5 चली, दूसरे के लिए 8 चली, तीसरे के लिए 11 चली, ठीक है, यही होगा। और बाहर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ऐसे भी एपी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर तुम्हें गड़बड़ हो जाए तो तुम इकट्ठे बना लो, जैसे मैंने तुम्हें